जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप साइंस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है सो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन जो पूछा है आपसे वह पूछा है मानव हृदय में कुल कितने वाल्व होते हैं। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि मानव हृदय में कुल कितने वाल्व होते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 वाल्व होते हैं। मानव हृदय में 4 वाल्व होते हैं जो रक्त के प्रवाह को एक दिशा में बनाए रखते हैं और वापस लौटाने से रोकते हैं। ये वाल्व कौन कौन से? तो ट्राइकास्पिड वाल्व, ये दाया अलिंद्र और दाएं निलय के बीच में होता है। पल्मोनरी वाल्व की बात करें तो यह दाएं निलय से फेफड़ों की धमनी की ओर होता है। तीसरा तरह माइट्रल या बाइकसिड वाल्व या बाय अलिंद्र और बाय निलय के बीच होता है। एओर्टिक वाल्व की बात करें, एओर्टिक वाल्व की, तो बाय निलय से महाधमनी की ओर होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस आरएनए में नहीं पाया जाता। आपसे पूछे कि डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस जो आरएनए में नहीं पाया जाता, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड, दोनों में 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, लेकिन एक प्रमुख अंतर होता है। डीएनए के बेस जो होते हैं एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन होता है। क्या क्या? तो डीएनए में जो होता है आपका, डीएनए में जो आपका होता है, डीएनए में जो पाया जाता है वो पाया जाता है एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन पाया जाता है। जबकि आरएनए की बात करें तो आरएनए में जो पाया जाता है वह पाया जाता है आपका एडेनिन, यूरासिल, एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन और साइटोसिन। तो अंतर क्या है? अंदर क्या? यूरासिल और थाइमिन का। तो आरएनए के बेस में एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन और साइटोसिन पाया जाता है, यानी आरएनए में थाइमिन के जगह पर आपकी जगह यूरासिल पाया जाता है। डीएनए में जो होता है वो होता है एडेनिन, जो होता है थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बंद, और गुआनिन जो होता है साइटोनिन के साथ जो 3 हाइड्रोजन बंद से बनते हैं, ये दोनों। और आरएनए में जो होता है एडेनिन जो होता है वह यूरासिल के साथ 2 हाइड्रोजन बंद, और गुआनिन जो होता है साइटोसिन के साथ ये बने होते हैं। इसलिए थाइमिन केवल डीएनए की विशिष्ट पहचान है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कौन सा तत्व मानव शरीर में थायराइड कार्य के लिए आवश्यक है। आपसे पूछा कि कौन सा तत्व जो है मानव शरीर में थायराइड कार्य के लिए आवश्यक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयोडीन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि जो गर्दन में स्थित होती है, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन बनाती है। इस हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। आयोडीन की कमी से घेंघा और हाइपोथायराइज्म जैसी बीमारियां हो सकती, इसलिए नमक में आयोडीन मिलाया जाता है, जिससे हम आयोडीन युक्त नमक कहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग कैंसर चिकित्सा में होता है। आपसे पूछा है कि किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग कैंसर चिकित्सा में होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोबाल्ट 60 का। कोबाल्ट 60 एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है जो गामा किरणें उत्सर्जित करता है। इन गामा किरणों का उपयोग कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है, जिसे रेडियोथेरेपी कहा जाता है। यह विधि कैंसर की स्थानीय कोशिकाओं पर केंद्रित विकिरण द्वारा उपचार करती है, जिससे सामान्य ऊतक कम प्रभावित होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किसी तरल का विसरण किस पर निर्भर करता है। आपसे पूछा किसी तरल यानी कि लिक्विड का विसरण किस पर निर्भर करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तापमान और अणु आकार पर। तरल में विसरण की गति तापमान बढ़ने पर बढ़ जाती है, क्योंकि अणुओं की गति अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। साथ ही यह अणुओं के आकार पर भी निर्भर करता है। छोटे अणु तेजी से फैलते हैं जबकि बड़े अणु धीरे। गैसों में विसरण की दर तरलों की तुलना में कहीं अधिक होती है, क्योंकि गैस अणु आपस में बहुत दूर होते हैं और स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सोडियम और पोटेशियम आयन का संतुलन किस अंग द्वारा नियंत्रित होता है। आपसे पूछा है कि सोडियम और पोटेशियम आयन का संतुलन किस अंग द्वारा नियंत्रित होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुर्दे यानी कि किडनी से। गुर्दे शरीर में जल और इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम तथा पोटेशियम आयनों का संतुलन बनाए रखते हैं। ये वह मूत्र के माध्यम से इन आयनों की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। यह कार्य रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन प्रणाली के माध्यम से होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कहाँ स्थित होते हैं। आपसे पूछा है कि परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कहाँ स्थित होते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कक्षाओं में।
परमाणु का केंद्र नाभिक कहलाता है। परमाणु का केंद्र जो होता है नाभिक कहलाता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं या ऑर्बिटल्स में घूमते रहते हैं। ये कक्षाएं ऊर्जा स्तर भी कहलाती हैं, जिन्हें के, एल, एम, एन आदि नाम दिए गए हैं। नील्स बोहर ने 1913 में यह मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है अम्ल वर्षा में प्रमुख कारण कौन सी गैसें होती हैं। आपसे पूछा है कि अम्ल वर्षा में प्रमुख कारण कौन सी गैसें होती हैं, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, SO2 और NO2, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा तब होती है जब वायुमंडल में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी, ऑक्सीजन आदि के साथ मिलकर अम्ल बनाते हैं, जैसे कि SO2 प्लस H2O। क्या बनाएंगे? H2O, तो क्या मिलकर बनाएंगे ये लोग? ये बनाएंगे आपका H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। ऐसे ही 2NO2 प्लस H2O मिलकर HNO3 प्लस HNO3, यानी कि नाइट्रस और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। ये अम्ल वर्षा के साथ नीचे गिरते हैं, जिसमें मिट्टी की उर्वरता घटती है, जल स्रोतों का pH कम होता है, संगमरमर जैसी इमारतों का क्षरण होता है, जैसे ताजमहल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है रेडान किस तत्व के विघटन से बनती है। आपसे पूछा कि रेडान जो है किस तत्व के विघटन से बनती है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेडियम। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रेडान एक रेडियोधर्मी निष्क्रिय गैस है। यह रेडियम के विकरणीय क्षय से उत्पन्न होती है। रेडान गैस का परमाणु क्रमांक 86 है और यह यूरेनियम श्रृंखला का एक मध्य उत्पाद है। यह गैस रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है, लेकिन अत्यधिक हानिकारक और कैंसरजनक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है एल्कोहल को किस विधि से प्राप्त किया जाता है। आपसे पूछे कि एल्कोहल को किस विधि से प्राप्त किया जाता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किण्वन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एल्कोहल विशेष रूप से एथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? C2H5OH। C2H5OH को किण्वन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्रिया में शर्करा या स्टार्च को ईस्ट की सहायता से तोड़ा जाता है। औद्योगिक रूप से एल्कोहल को किण्वन के बाद आसवन से शुद्ध किया जाता है। किस विधि से? तो आसवन विधि से शुद्ध किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। आपसे पूछा है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड शर्करा है, जिसे शरीर की मुख्य ऊर्जा इकाई माना जाता है। इसका आणविक सूत्र है C6H12O6। क्या है? C6H12O6 ग्लूकोज का जो है आणविक सूत्र है। या एक कार्बोहाइड्रेट है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात लगभग 1:2:1 होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो C2H6O जो है या एथेनॉल, किसका? एथेनॉल का सूत्र है। C2H4 जो है एथीन का रासायनिक सूत्र है। किसका? एथीन का रासायनिक सूत्र है। और C12H22O जो है O11 जो है सुक्रोज, यानी कि गन्ने की चीनी का सूत्र है। क्या है? गन्ने की चीनी का सूत्र। तो ये भी ध्यान रखिएगा। ग्लूकोज को अंगूर शर्करा या रक्त शर्करा भी कहा जाता है। या प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद है और कोशिकीय श्वसन में ऊर्जा यानी कि ATP का सूत्र बनता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस गैस का उपयोग गुब्बारों को भरने में किया जाता है। आपसे पूछा किस गैस का उपयोग गुब्बारों को भरने में किया जाता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीलियम। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हीलियम गैस का उपयोग गुब्बारों को भरने में किया जाता है, क्योंकि यह हल्की होती है, गैर दहनशील होती है, अक्रिय गैस है। क्या है? अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस है यानी कोई रासायनिक अपक्रिया नहीं करती। यह कारण है यह हाइड्रोजन की तरह विस्फोट नहीं होती और सुरक्षित विकल्प मानी जाती है। हीलियम का प्रतीक He है और परमाणु क्रमांक 2 है। क्या है? हीलियम का जो प्रतीक है वह He है और परमाणु क्रमांक जो है 2 है। या दूसरी सबसे हल्की गैस है, पहली हाइड्रोजन। हीलियम का उपयोग क्रायोजेनिक्स और MRI मशीनों में भी किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पत्तियों में स्टोमाटा का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सब, यानी कि CO2 एकाग्रता, तापमान और प्रकाश पर। स्टोमाटा पत्तियों की निचली सतह पर मौजूद सूक्ष्म रंध्र होते हैं जो गैसों के आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। इनके खुलने बंद होने पर कई कारण प्रभाव डालेंगे, जैसे ये प्रकाश की उपस्थिति में स्टोमाटा खुलते हैं ताकि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 प्रवेश कर सके। तापमान, उच्च तापमान पर वाष्पोत्सर्जन बढ़ता है जिसमें स्टोमाटा बंद भी हो सकते हैं। CO2 एकाग्रता यानी कि पत्ती के अंदर CO2 का स्तर अधिक होने पर स्टोमाटा बंद हो जाते हैं और कम होने पर खुलते हैं।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ध्वनि तरंग किस माध्यम में नहीं चल सकती। आपसे पूछा है कि ध्वनि तरंग जो है साउंड वेव किस माध्यम में नहीं चल सकती, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्वनि तरंग एक यांत्रिक तरंग है जिसे प्रसार के लिए कणों का माध्यम चाहिए। निर्वात में कोई कण नहीं होती, इसलिए ध्वनि वहां प्रसारित नहीं हो सकती, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निर्वात। ध्वनि सबसे तेज ठोस में, फिर द्रव में और सबसे धीमी गैस में चलती है। ध्वनि की गति की बात करें तो वायु में जो ये चलती है, वायु में जो चलती है वह 343 मीटर प्रति सेकंड चलती है, 343 मीटर प्रति सेकंड चलती है। जल में बात करें तो जल में जो है 1500 मीटर प्रति सेकंड, 1500 मीटर प्रति सेकंड चलती है। लोहे में 5000 मीटर प्रति सेकंड, परंतु निर्वात में 0 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि तरंग चल ही नहीं सकती। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है। आपसे पूछा है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो रासायनिक सूत्र जो है D2O, D2O जो है भारी जल का रासायनिक सूत्र है। भारी जल वह जल है जिसमें साधारण हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता है। इसका रासायनिक सूत्र D2O है, या न्यूट्रॉन मॉडरेटर के रूप में परमाणु रिएक्टरों में उपयोग किया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो H2O2 या हाइड्रोजन पेरोक्साइड है जो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल है, और H3PO4 या फास्फोरिक अम्ल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस जंतु का खून नीला होता है। आपसे पूछा है किस जंतु का खून नीला होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्टोपस। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑक्टोपस का खून नीला होता है क्योंकि इसमें हीमोसाइनिन नामक तांबा युक्त रंग द्रव पाया जाता है। हीमोसाइनिन ऑक्सीजन को वहन करता है, जिससे जैसे मनुष्य खून में हीमोग्लोबिन करता है। तो फर्क क्या है, हीमोग्लोबिन में लोहा होता है जिससे खून लाल होता है, और हीमोसाइनिन में तांबा होता है जिससे खून नीला होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है जैविक उर्वरक के रूप में कौन प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछा कि जैविक उर्वरक के रूप में कौन प्रयोग किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एजोटोबैक्टर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एजोटोबैक्टर एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों के उपयोग योग्य रूप परिवर्तित करता है, या एक जैविक उर्वरक है क्योंकि यह मिट्टी की उर्वरता को प्राकृतिक रूप से बढ़ाता है और रासायनिक प्रदूषण नहीं करता है। ऐसे जीवाणु मिट्टी की संरचना और फसलों की उत्पादकता दोनों में सुधार करते हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो यूरिया यह एक रासायनिक उर्वरक है जिसमें 46% नाइट्रोजन होती है। अमोनियम सल्फेट यह भी रासायनिक उर्वरक है, नाइट्रोजन का सूत्र लेकिन जैविक नहीं। या पोटास की बात करें तो यह पोटेशियम आधारित रासायनिक उर्वरक है। अन्य प्रमुख जैविक उर्वरक क्या है, कौन से है, तो राइजोबियम। तो राइजोबियम की बात करें तो दलहनी फसलों की है। एजोस्पिलरियम की बात करें धान जैसी फसलों के लिए, और नीलहरित शैवाल धान के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा एटीपी का पूरा नाम क्या है। आपसे पूछा है कि एटीपी का पूरा नाम क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का पूरा नाम है। एटीपी यानी कि एडोसिन ट्राइफॉस्फेट कोशिका की ऊर्जा मुद्रा यानी कि एनर्जी करेंसी कहलाती है, या एडोनोसिन अणु और 3 फास्फेट समूह से मिलकर बना होता है। एटीपी का संश्लेषण मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एक ग्लूकोज अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से लगभग 36 से 38 एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है प्रोटॉन की खोज किसने की थी। आपसे पूछा है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1919 में नाइट्रोजन गैस पर अल्फा कण की बमबारी करके प्रोटॉन की खोज की थी। उन्होंने देखा कि इस प्रक्रिया में एक धन आवेशित कण निकलता है जिसे उन्होंने प्रोटॉन नाम दिया, या परमाणु के नाभिक में पाया जाने वाला धनात्मक आवेश वाला कण होता है। प्रोटॉन का आवेश जो होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम, जो न्यूट्रॉन के लगभग बराबर होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर परमाणु का नाभिक बनाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया से होता है। आपसे पूछा है कि फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया से होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विसरण प्रक्रिया के द्वारा। फेफड़ों की एल्यूवोली में गैसों का आदान प्रदान विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन वायु से रक्त में प्रवेश करती है क्योंकि रक्त में इसकी मात्रा कम होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से एल्यूवोली में निकल जाती है क्योंकि रक्त में इसकी मात्रा अधिक होती है। यह प्रक्रिया सांद्र प्रवणता के अनुसार स्वतः होती है, इसमें किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है।
तो ये रहे आपके टॉप 20 साइंस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है, ध्वनि तरंग किस माध्यम में नहीं चल सकती। आपसे पूछा है कि ध्वनि तरंग जो है किस माध्यम में नहीं चल सकती। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।